हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर जो क्लास 9th केमिस्ट्री सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का। तो जनरली हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल का क्या नेचर है इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे जो सब्सटेंसेज हैं उस सब्सटेंसेज का इस पार्टिकल नेचर के आधार पे सब्सटेंसेज का नेचर क्या है हम लोग उसका भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड में देखते हैं क्या कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हम लोग लास्ट वीडियो में भी स्टडी किए थे वही पॉइंट यहाँ पे आ रहा है सिस्टमेटिक ढंग से। तो जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही पोजीशन पे फिक्स होते हैं और पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। किस मोशन से? वाइब्रेटरी मोशन से। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं। सो क्या उसके पार्टिकल्स में वाइब्रेटरी मोशन होते हैं? तो वाइब्रेटरी मोशन नहीं होते हैं। सिमिलरली गैस के भी पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं तो इसके पार्टिकल्स के पास भी वाइब्रेटरी मोशन नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? काफी स्ट्रांग होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नेचर हो जाता है पार्टिकल्स का सॉलिड का। लेकिन लिक्विड का सॉलिड की अपेक्षा में वीक अट्रैक्टिव फोर्स और गैस का वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज पैक अरेंज्ड होते हैं। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी तरह से क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे तो उनके बीच जो वैकेंट स्पेस होंगे वो वैकेंट स्पेस काफी कम हो जाएंगे। खैर सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, साथ ही साथ ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। अब सिस्टमेटिक ढंग से देख रहे हैं अरेंजमेंट पार्टिकल्स का, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सॉलिड का पार्टिकल्स जो क्लोजली पैक्ड और ऑर्डरली अरेंज होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? लैटिस के नाम से जानते हैं। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्स। सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? गैस का भी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं। तो फिक्स होते हैं तो उनका नेचर मूवेबल तो नहीं होता है। सो दैट सॉलिड के पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा? काफी लेस हो जाएगा। और स्टेइंग कंडीशन में जब सॉलिड पड़े हुए हैं इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू काफी कम होते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स मूवेबल होते हैं वीक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण से। सो दैट उसके काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सॉलिड की अपेक्षा में हाई होंगे। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली मूवेबल होते हैं। गैसेस सब्सटेंस हाईली मूवेबल नेचर के होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स का नेचर क्या है? उनके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सारे मैटर से सबसे ज्यादा है। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर सॉलिड का लिए, लेकिन क्या लिक्विड का क्लोज पैक स्ट्रक्चर हो सकता है? अगर मान लेते हैं इतना हम ग्लास लिए, इस ग्लास में हम इतना वाटर लिया, तो ऑब्जर्वेशन क्या करता है कि पार्टिकल्स जो होंगे इधर उधर मूव कर रहे होंगे और डिस्टेंस बनाते हुए। लेकिन गैस में ध्यान दीजिएगा, गैस एक कंटेनर में रखा हुआ है तो उसके पार्टिकल्स हाईली मूवेबल होते हैं। उनके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू काफी हाई होता है। सो दैट गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं जिस कंटेनर में हम डाले हुए हैं या जिस कंटेनर में रहते हैं उस कंटेनर के इंटरनल वॉल को वो हीट करते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं। ये पार्टिकल्स नेचर सॉलिड, लिक्विड और गैस का हो गया। अब हम इसी नेचर के आधार पे सब्सटेंसेस का नेचर क्या हो जाता है, जैसे कि पॉइंट ए, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल
यहां पर इस पॉइंट को समझिए, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, सो स्मॉल दैट कांट बी सीन बाय नेक्ड आई, बट वी कैन ऑब्जर्व एंड एक्सप्रेस द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कुछ सॉलिड हम लेते हैं, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो सारे सॉलिड हैं, इस सॉलिड का एक्वस कलर कैसा होता है? तो KMnO4 पर्पल कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये ब्लू कलर के होते हैं, ये भी ब्लू कलर के होते हैं, और ये व्हाइट कलर के होते हैं। एक्चुअली इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होते हैं, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और एक्वस सॉल्यूशन का जो नेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म और होमोजेनियस हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर, एनसीईआरटी बुक में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब देखिए हमने क्या किया, एक ग्लास ले लिया, बीकर ले लिया, जार ले लिया, जो भी कहें, उसमें हमने क्लीन वाटर डाल दिया और नेचर क्या है इसका? कलरलेस। क्लियर? हमने क्या किया कि इस क्रिस्टल को, इस सॉलिड को, किसी एक सॉलिड के छोटे से टुकड़े को हमने इसके अंदर डाल दिया। क्लियर? अब जब जो ही डालते हैं हम देखते हैं क्या कि कलर चेंज कर रहा है। कलरलेस वाटर था, तो वाटर का जो कलर था, अब कलर टर्न्स इनटू रिस्पेक्टेड कलर। दिस इज द एक्टिविटी। यहां ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? लेकिन ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, फिजिकली हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है, फिजिकल प्रोसेस अपना देंगे हम। पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसको नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उसको हम इजीली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक जार ले लिया या बीकर ले लिया, उसमें कुछ वाटर ले लिया, क्लीन वाटर, नेचर क्या हो गया? कलरलेस। हमने क्या किया, इसमें से किसी एक सॉलिड का छोटा सा टुकड़ा इस क्लीन वाटर में डाल करके स्टायर कर दिया। जो ही स्टायर कर दिए तो वाटर का जो कलर कलरलेस था टर्न्स इनटू रिस्पेक्टेड कलर। जो भी हम डालेंगे, जो भी हम सॉलिड डालेंगे, उस सॉलिड के कलर का हो जाएगा। तो ये क्या बताता है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, दिस पोटेशियम परमैंगनेट आयरन सल्फेट, जो भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो भी ये सॉलिड्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्टिकल्स। उसके पार्टिकल्स इस वाटर में फ्री हो गए और चारों तरफ फैल करके कैसा स्ट्रक्चर बना दिए? तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर और होमोजेनियस स्ट्रक्चर बना दिए। कलर चेंज कर गया। हम अब ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स का बना हुआ था और वो पानी में जाने के बाद, क्लीन वाटर में जाने के बाद वाटर का कलर चेंज कर दिया। किस कलर में? पर्पल कलर में। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट पार्टिकल नेचर क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पार्टिकल नेचर क्या होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस। अब इंटर पार्टिकल स्पेस का हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे। नेक्स्ट नेचर।
इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के भी नाम से जान सकते हैं। पहला क्या था कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेस नेचर। जो मैटर होते हैं उस मैटर के पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं तो उस पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है जिसे हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होंगे अगर दो एटम के बीच में होंगे तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहेंगे। मॉलिक्यूल के बीच में होंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहेंगे। और अगर आयंस के बीच में होंगे तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस कहेंगे। खैर, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस उसी को कहते हैं। कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हम तो पार्टिकल को तो देख नहीं सकते हैं, तो हम उसके बीच के स्पेस को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे देख पाएंगे, नेक्ड आई तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन होते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, वाटर ले लिया एक बीकर में, और बीकर में वाटर का जो लास्ट ऊपर का लेवल है वहां पे बीकर में हम लेवलिंग कर दिया, मार्क लगा दिया। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसमें कोई भी आयोनिक सॉलिड ले लिया, या कोई भी सॉलिड ले लिया, वह सॉलिड जो वाटर में डिसॉल्व हो सके। हम स्टोन को डाल करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वह सॉलिड जो वाटर में डिसॉल्व कर ले और डिसॉल्व हो करके होमोजेनियस स्ट्रक्चर का निर्माण कर ले। क्या है, ये जो सॉलिड होंगे डिसॉल्व इन वाटर इन यूनिफॉर्म और होमोजेनियस स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को ध्यान देना। हम इसका एक्सप्रेशन चौक को डाल करके नहीं कर सकते हैं। वह सब्सटेंस जो इजीली डिसॉल्व कर जाए लिक्विड में, वह सॉलिड जो इजीली डिसॉल्व कर जाए लिक्विड में और डिसॉल्व करके कैसा स्ट्रक्चर बना दे, तो यूनिफॉर्म या होमोजेनियस स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, ये बीकर लिया और इस बीकर में वाटर डाल करके वाटर के अपर लेयर को एक्सटर्नल हम मार्क कर दिया जार में। क्लियर। अब हमने क्या किया, एक चम्मच लिया या स्पैचुला लिया, उसमें हमने क्या किया, उसमें कुछ शुगर डाल दिया। सपोज करो ये सॉलिड है, ये सॉलिड क्या, कौन सा सॉलिड है, शुगर डाल दिया। एक चम्मच शुगर हमने क्या किया, इसे मिक्स कर दिया, शुगर मिक्स हो गया। तो मिक्स होने के बाद हम देखेंगे क्या, जब ये वाटर है तो वाटर क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। हमने जो ही इसमें चीनी डाला या नमक डाला या ग्लूकोज डाला, एक चम्मच डालकर देखते हैं क्या होता है। तो जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन आप शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं। मान लेते हैं हमने वाटर लिया 100 ml या 100 ग्राम, ग्राम में ही हम मेजरमेंट करते हैं अभी, और चीनी लिया हमने 5 ग्राम। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस शुगर सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, तो 105 ग्राम मास हो गया। मास तो इंक्रीज कर गए, बट क्या वॉल्यूम इंक्रीज किया? हमने देखा चीनी डालने के बाद भी इसका लेवल इतना ही रहा, लेवल इंक्रीज नहीं किया। लेवल इंक्रीज नहीं किया तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया। तो क्यों नहीं इंक्रीज किया लेवल? इसके पीछे रीजन क्या है
कि ये जो वाटर है इस ग्लास में, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ये मॉलिक्यूल है वाटर के, इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस। क्लियर? ये वाटर के पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, और इस मॉलिक्यूल के बीच में ये डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाया? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ वाटर कहलाया। क्लियर? तो ये जो शुगर हमने इसमें ऐड किया, ये शुगर इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, इस स्पेस पे आकर के प्लेस करते हैं। क्लियर? ये प्लेस करते हैं, यानी ये तो इंटरपार्टिकल डिस्टेंस हो गया। तो ये जो प्लेस कर रहे हैं शुगर पार्टिकल्स, चूंकि हमने क्या डाला था इसमें, शुगर डाला था, तो शुगर पार्टिकल्स प्लेस्ड बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर। यहां ध्यान दीजिएगा, जो ही हमने चीनी को पानी में डाला, वाटर में डाला, तो ध्यान देना इधर, तो वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मास बढ़ गया। सॉरी, शुगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मास बढ़ गया। मास इसलिए बढ़ा कि दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, एक 100 ग्राम है और एक 5 ग्राम है, तो मास 105 ग्राम तो शुगर सॉल्यूशन का हो गया। वॉल्यूम नहीं बढ़ा। क्यों नहीं वॉल्यूम बढ़ा? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स प्लेस्ड बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ water. Clear? This is the integrate evidence of interparticle space in matter. चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग तीसरा नेचर देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। यानी तीसरा पॉइंट क्या है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसका हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टेंटली मूविंग ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ particles of matter, constantly moving of particles। ध्यान देना, इस पॉइंट को समझने के लिए हमारे पास दो पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट आते हैं ब्रोनियन मोशन, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रोनियन मोशन, एंड सेकंड पॉइंट डिफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोनियन मोशन का हम स्टडी करें। ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन एक मूवमेंट है जिसके बारे में हम रॉबर्ट ब्राउन, यहां ध्यान देना, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट हैं और इसी के नाम पे ब्रोनियन मोशन दिया गया, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पार्टिकल्स के मूवमेंट के ऊपर। तो ब्रोनियन मोशन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रोनियन मोशन किसके किसके बीच हम ऑब्जर्व करेंगे? तो सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड किसके बीच में ऑब्जर्व करेंगे? सॉलिड एंड गैस के बीच में ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन सॉलिड एंड सॉलिड के बीच में ब्रोनियन मोशन का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये पॉइंट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया
और वह सॉलिड ले लिया जिसका डेंसिटी वाटर से लो होनी चाहिए। हम अगर लोहे का पार्टिकल्स लेकर के इसमें डालेंगे तो पार्टिकल्स नीचे बॉटम लेयर पे आकर के प्लेस कर जाएंगे क्योंकि उसका डेंसिटी हाई है। लेकिन हम थर्मोकॉट का पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स ऊपर में डालेंगे वाटर के सरफेस के ऊपर, तो वो वाटर के अंदर में नहीं आएंगे क्योंकि उनका डेंसिटी वाटर से कम है। तो थर्मोकॉट भी सॉलिड है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। सिमिलरली अगर हम पॉलन ग्रेन्स लेते हैं, पॉलन ग्रेन्स हमने डाल दिया तो डालने के बाद हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स वाटर के सरफेस के ऊपर इस तरह मूव कर रहा है, ये सरफेस के ऊपर मूव करेंगे। ये हम अंदर में डालकर दिखा रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट, ये मान लेते हैं सरफेस है, पार्टिकल्स हमने डाला वाटर के सरफेस के ऊपर, ये इस तरह से मूव करना शुरू कर दिए। दिस मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्राउनियन मोशन है, पॉलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं वाटर के सरफेस के ऊपर, ये किस पैटर्न में मूव कर रहे हैं? तो जिग जैग पैटर्न। मूवमेंट का पैटर्न क्या है, किस तरह से मूव कर रहा है? जिग जैग पैटर्न, ऐसे। क्लियर? इस तरह से। एक्चुअली में ये जो मूवमेंट है पॉलन ग्रेन्स का या किसी भी सॉलिड का वाटर के ऊपर जिनका डेंसिटी कम होनी चाहिए, ये होने का रीजन क्या है? तो हमने क्या स्टडी किया? तो सॉलिड के दो पार्टिकल्स मूवमेंट में नहीं है, वो तो अपने पोजीशन पे फिक्स है, लेकिन वाटर के पार्टिकल्स मूवमेंट में है। हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मूवमेंट में है। कैसे मूवमेंट में है? तो जो ही हमने पॉलन ग्रेन्स या वह सॉलिड जिसका डेंसिटी वाटर से कम था उसको हमने वाटर पे डाल दिया, माने वाटर के सरफेस पे डाल दिया, तो साइलेंट कंडीशन में भी हम देखेंगे तो वो मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? तो वाटर के पार्टिकल्स मूवेबल हैं और वाटर के पार्टिकल्स उस सॉलिड को, चाहे वो पॉलन ग्रेन्स हो चाहे वो कोई भी सॉलिड हो, उसको वो हीट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जो यही स्ट्राइक कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो किस मोशन में मूव करना शुरू कर दिया? जिगजैग पैटर्न में। और दिस मूवमेंट ऑफ या दिस मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। क्लियर? सेकंड पॉइंट, Brownian motion is also observed in solid and gas. That means air. Second point, हमने क्या किया? एक रूम, डार्क रूम में छोटा सा कहीं से इस तरह का एक छिद्र बोर्ड बनाया जिससे सनलाइट इजिली अंदर में आ रहे हो, या हम किसी भी रूम में देख रहे हैं कि सनलाइट इजिली अंदर आ रहे हो, कमरे को अंधेरा कर दीजिए, बॉल वगैरह बंद कर दीजिए, उसके बाद देखिएगा क्या कि वो जो लाइट आ रहा है उस लाइट में बहुत सारे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। क्लियर? सच सस्पेंडेड पार्टिकल्स, movement of the suspended particles in air is also best example of Brownian motion, but solid and solid not gives Brownian motion. क्लियर? और ये जो ब्राउनियन मोशन है पार्टिकल्स के मूवमेंट को बता रहा है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट, इसका सेकंड एविडेंस हम लोग डिफ्यूजन का लेते हैं। डिफ्यूजन में हमने क्या किया? डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, और इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्लियर? और इसका हमने एक गैस जार ले लिया, दो अलग अलग गैस जार, और एक गैस जार में हम कलरलेस गैस जैसे ऑक्सीजन ले लिया,
और इसमें हमने क्लोरीन गैस जो पहले येलो कलर के होते हैं वो ले लिया। हम दोनों को, चूंकि ये कलर दिखाई दे रहे हैं, हम दोनों को स्लाइड के माध्यम से, दिस इज स्लाइड, और इसमें कौन सा गैस है, क्लोरीन गैस जो येलो कलर के हैं, और इसमें ऑक्सीजन गैस जो दिखाई नहीं दे रहा है। हमने क्या किया, केयरफुली इस स्लाइड को खींच लिया। तो जो ही स्लाइड को खींचा, हमने क्या देखा, नीचे से क्लोरीन गैस ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस नीचे की तरफ आ रहे हैं, और आफ्टर सम फ्यू मिनट, फ्यू सेकेंड, पूरे जार का, माने दोनों जार का कलर कैसा हो गया, येलो कलर। क्यों येलो कलर हो गया, तो दोनों आपस में डिफ्यूज हो गए, मिक्स हो गए। सपोज करो यहां पे अगर हम ब्रोमीन गैस डाल देते हैं, ब्रोमीन इज वेपर, इसमें O2 है, इसमें Br2 है, तो वेपर है, तो ये तो ऊपर की ओर जाएंगे और ऑक्सीजन नीचे की ओर आएगा, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ब्रोमीन वेपर का कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन, पूरे जार का कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो अदर गैस आपस में डिफ्यूज कर रहे हैं, और डिफ्यूज करके कैसा नेचर का मिक्सचर बना दिया, तो जो मिक्सचर बने उस मिक्सचर का नेचर क्या हो गया, यूनिफॉर्म और होमोजीनियस। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस इन गैस इज वेरी फास्ट। पॉइंट 1, डिफ्यूजन रेट, गैस एंड गैस का वेरी हाई हो जाएगा। क्यों वेरी हाई हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू गैसियस पार्टिकल का वेरी हाई है, सो मिक्सिंग नेचर वेरी हाई, डिफ्यूजन नेचर वेरी हाई। बी, गैस डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड इज ऑल्सो वेरी हाई। हमने दो जार ले लिया, एक जार में हमने वाटर ले लिया और एक जार में हमने ब्लू इंक का टैबलेट ले लिया, या ब्लू इंक ले लिया, ब्लू इंक ले लिया, दोनों लिक्विड स्टेट में ब्लू इंक और वाटर दोनों को मिक्स किया, तो दोनों आपस में मिक्स होकर के वाटर का कलर कैसा बना दिया, ब्लू, यानी लिक्विड इजिली डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड का लो डिफ्यूजन रेट होगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं। लेकिन यहां पर भी हम स्टडी कर सकते हैं। हमने क्या किया, ब्लैक बोर्ड ले लिया और एक चौक से हम वहां पे मार्क लगा दिया, तो चौक के जो पार्टिकल्स हैं बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ अटैच हो गए, डिफ्यूज हो गए। लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस काफी वहां पे लो है, सॉलिड एंड सॉलिड का डिफ्यूजन प्रोसेस लो। लेकिन आप देख रहे हैं क्या कि एयर में जो सॉलिड पार्टिकल्स है सस्पेंडेड है, डिफ्यूज है, यानी डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉलिड एंड एयर वेरी हाई, डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हाई। यानी डिफ्यूजन का हम यहाँ पे रेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड गैस वेरी हाई, लिक्विड एंड लिक्विड वेरी हाई, सॉलिड एंड सॉलिड लो डिफ्यूजन रेट, सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड हाई डिफ्यूजन रेट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट पॉइंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं।
बी पॉइंट है कि the particles of solid attract each other. Very good. The particles of solid attract each other. इस पॉइंट का तो अगले क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, फिर भी समझ लीजिए यहाँ पे डी पॉइंट, particles attract each other, एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का जो पार्टिकल्स नेचर है क्या है? सॉलिड के पार्टिकल्स का अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स का अट्रैक्टिव फोर्स वीक होते हैं और गैस के पार्टिकल्स का अट्रैक्टिव फोर्स वेरी वीक होते हैं। क्लियर? This is the attractive power of the particles of solid, liquid and gas. तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, characteristic of particles of matter क्या है? पहला तो particles are very small that can't be seen by naked eye. Second क्या है? There is some interparticle distance. Third point क्या है? Particles of matter are moves constantly and constantly moving. And fourth point क्या है? Particles attract each other. अट्रैक्शन पावर किस में ज्यादा है? सॉलिड में। क्लियर? लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जैसे परफ्यूम ऑफ डिओड्रेंट, सॉरी स्मेल ऑफ डिओड्रेंट और परफ्यूम या किसी भी सब्सटेंसेज का स्मेल कई मीटर दूर से हमारे पास आ सकता है। हॉट सीजलिंग फूड हो गए, उसका स्मेल कई मीटर तक जाता है। क्यों? जब हम खाना बनाते हैं तो उससे गैस निकल रहा है और गैस जब निकल रहा है तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो खाना जो बना रहे हैं, जिस बर्तन में बना रहे हैं खाना, नीचे से आप हीट दे रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं तो वो जो इडेबल सब्सटेंस है वो इडेबल सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हुआ। चूंकि आप हीट कर रहे हैं तो वह गैसियस सब्सटेंसेज के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू काफी हाई हो गया। वो हाई स्पीड में वो चारों तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं और जिधर जिधर हवा बह रही है उधर उधर उसके स्मेल को वो पहुंचा रहा है। क्लियर? तो डिफ्यूजन से आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी बोर्ड से रिलेटेड। थैंक्स।